एक पंखे के घर में बहू और बेटी। सरस्वती अपने घर में एक बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करती थी। इसी प्यार में गुलाबो अंधी और घमंडी हो गई थी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और सूरज की शादी नीरा नाम की एक लड़की से हो गई। शादी के अगले ही दिन नीरा सभी रस्मों को पूरा करके बाहर आ गई। ओह, इन इतने भारी गहनों और कपड़ों ने तो मेरी जान ही ले ली। नीरा को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन उसने ये बात अपने पति और सास के सामने नहीं जताई, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नीरा के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि उनके घर में एक पंखा तक नहीं था। ओहो, शादी के पहले दिन ही दुल्हन घर से बाहर खड़ी हुई है। वाह भाभी जी, किसके साथ भागने का इरादा है? चुप करो गुलाबो, मैं तो बस यहाँ। मुझे आपकी कोई सफाइयाँ नहीं चाहिए, अंदर आ जाइए, माँ और भैया को चाय पीनी है। नीरा को अपनी नंद का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बेचारी कर भी कह सकती थी। नीरा तपती हुई गर्मी में चाय बनाने लगी। मम्मी जी, और आप भी चाय ले लीजिए। नीरा, क्या तुम चाय नहीं पियोगी? मुझे ज्यादा चाय पसंद नहीं है। नीरा ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई। उसकी हालत देखकर सूरज को बुरा लगा। इसी तरह से रात हो गई। अरे नहीं, इतनी गर्मी और ऐसे कपड़ों में तो नींद भी नहीं आएगी। नीरा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां सूरज आ गया। अरे नीरा, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, वो समझ गया, शायद ये गर्मी तुम्हें सोने नहीं दे रही है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि ये बात तुम कभी भी अपने मुंह से नहीं कहोगी, लेकिन तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बयां कर दिया है। अब गर्मी है तो लगेगी ही, इसमें इतनी बड़ी भी बात नहीं है। नीरा अपने पति को कोई भी चिंता नहीं देना चाहती थी, लेकिन अपनी बीवी की बात सुनकर सूरज सोचने लगा। मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मैं परेशान न हूं, इसीलिए खुद गर्मी में भी सोने को तैयार है। नहीं, मुझे मेरी पत्नी के लिए कुछ करना चाहिए। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। सो जाइए, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। नीरा और सूरज दोनों सोने लेट गए, लेकिन बेचारी नीरा को पूरी रात कच्ची पक्की सी ही नींद आई। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। सूरज को नीरा की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन अचानक। नीरा। जी सूरज जी। अरे वाह, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सूरज अपने और नीरा के कमरे में लगाने के लिए एक पंखा लेकर आया था, जिसे देखते ही गुलाबों का खून खौल गया। माँ, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? क्या हुआ गुलाबो? आप चुप रहिए। माँ, जरा आप देखिए कि भैया के हाथ में क्या है। हैं? क्या है? सरस्वती ने सूरज को हाथ में नया पंखा पकड़े देखा। बेटा, ये किसके लिए? इनसे क्या पूछती हो? मैं आपको बताती हूँ। ये पंखा हमारे भैया अपनी बीवी के कमरे में लगाने के लिए लाए हैं, और हम दोनों तो जैसे यहाँ पर बेवकूफ है ना भैया? ये तू कैसी बातें कर रही है गुलाबो? मैं सही कह रही हूँ, हम यहाँ बेवकूफ ही हैं, क्योंकि इस घर में बस आपकी ही बीवी स्पेशल है, जो आप बस इन्हीं के लिए पंखा लाए हो। वैसे भैया, आपको एक भी बार अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? किस तरह माँ ने आपका पेट भरने के लिए चूल्हे पर बैठकर पसीने में नहाते हुए रोटियां बनाई हैं। आप जब तो कभी एक हाथ का पंखा भी नहीं लाए, लेकिन अब जब बात अपनी बीवी पर आई तो 4 दिन में पंखा भी आ गया। वाह! तू बहुत ज्यादा बोल रही है गुलाबो। गुलाबो ने बातों ही बातों में अपनी चालाकी से अपनी माँ को चढ़ा दिया। चुप कर, सही कहा मेरी बच्ची ने। जब तेरी खुद की बीवी पर बीती तो तुझे बात लगी, और जब हम किया करते थे तब कोई असर भी नहीं होता था। अपने घर में पंखे को लेकर बतंगड़ बनता देख नीरा बोली। आप इस तरह से घर में झगड़ा मत कीजिए सूरज जी। अगर माँ चाहती हैं कि इनके कमरे में पंखा लगे तो आप इसे वहीं पर ही लगा दीजिए। पर आप फिक्र मत कीजिए। अपनी बीवी की बात सुनकर सूरज ने अपनी माँ और बहन के कमरे में पंखा लगा दिया, और फिर वो बिना किसी से कुछ भी बोले गुस्से में वहां से चला गया। वाह माँ, आज तो बड़ी ही मजेदार नींद आएगी। वाह, क्या हवा है, इसे ही कहते हैं जिंदगी। ये आराम तो मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा ही देख रही हूँ। सभी को इतना खुश देख नीरा भी बहुत खुश हुई, और वो भी वहीं बिस्तर पर आकर बैठ गई। तुम किसे पूछकर यहाँ आई हो? क्या मतलब? जा, चली जा यहाँ से, और फिर कभी यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, समझी? तू ही है वो इंसान जिसने मेरे बच्चों को फंसाया था, लेकिन देख तेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। मेरे बेटे ने मेरे लिए मेरे कमरे में पंखा लगाया है। ये आप क्या कह रही हो? मैंने सूरज जी को किसी भी बात में नहीं फंसाया है, सच्ची।
ये झूठ वहाँ बोलना जहाँ इसे सच मान लिया जाए। हम इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा भयानक चेहरा ना देख चुके हैं, तो हमारे ऊपर तुम्हारा ये जादू नहीं चलेगा। चल निकल यहाँ से। बेचारी नीरा उदास होकर कमरे से बाहर आ गई और खतरनाक गर्मी में भी उसे बिना किसी पंखे के ही सोना पड़ा। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। नीरा की सास और नंद उसे 1 मिनट के लिए भी पंखे की हवा में नहीं बैठने देती थी। ये सब कुछ देखकर सूरज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तुम फिक्र मत करो नीरा, मैं आज तुम्हारे लिए भी एक पंखा ले आऊंगा। नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता न करूं? बस बहुत हुआ, अब तो मैं आज ही तुम्हारे कमरे में भी पंखा लगाकर ही रहूंगा। सूरज ऐसा बोलता हुआ काम पर चला गया और वहां से लौटते वक्त उसने लोन पर एक और नया पंखा खरीद लिया। अब तो नीरा बहुत खुश हो जाएगी। सूरज खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपनी पत्नी के कमरे में भी पंखा लगा दिया। ये बात गुलाबो और सरस्वती को हजम नहीं हो रही थी। बीवी ने कैसा जादू चला रखा है, मेरे भैया को तो बीवी के आगे घर के हालात भी दिखाई नहीं देते। हाँ, लेकिन कोई क्या ही कर सकता है। गुलाबो, तू मेरी बहन है, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर भी रहा हूँ, वरना क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, गुस्से में बोल दिया। आप अंदर चलिए। नीरा सूरज को भी अपने कमरे में ले गई और पंखा चला दिया। आहा, मजा आ गया। तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? बहुत ज्यादा। नीरा और सूरज दोनों बहुत दिनों बाद पंखे की हवा में चैन की नींद सोए। इसी तरह दिन बीत गए और कुछ ही दिनों बाद गुलाबो की भी शादी हो गई। गुलाबो का ससुराल भी गरीब था। वहां पर भी पंखे कूलर जैसी चीजों का नामो निशान नहीं था। आहा, इन भारी गहनों और कपड़ों में तो मैं उबल जाऊंगी। गुलाबो भी अपने ही ससुराल में बहुत बेचैन हो रही थी। वो ये सब जाहिर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसका पति और सास सब कुछ समझ रहे थे। अब तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी भाभी पर क्या बीतती होगी, और मैं बिना बात ही उनसे लड़ा करती थी। गुलाबो को अपनी बातों पर बहुत पछतावा हुआ। इसी तरह गुलाबो की पगफेरे की रस्म की बारी आई और वो अपने मायके आ गई। माँ, भाभी, भैया, मुझे माफ कर दो। भाभी के खिलाफ मैंने ही आपको भड़काया था। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। गुलाबो ने सभी से माफी मांगी और उसे सभी ने माफ भी कर दिया। शाम को जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वो अपने भी कमरे में पंखा लगा हुआ देखकर हैरान हो गई। गुलाबो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। अपने पति का ऐसा बर्ताव देख गुलाबो की आंखें भर आईं। उसे अपनी भाभी के भी साथ की हुई अपनी बातें याद आ रही थी। गुलाबो ने अब कभी भी किसी को भी परेशान ना करने की कसम खा ली थी और दोनों ही परिवार खुशी खुशी रहने लगे। अंजना अपनी 3 बहू की शादी करती है और तीनों ही गृह प्रवेश के लिए दरवाजे के पास खड़ी होती हैं। चलो बहू, घर में आ जाओ। अंजना की तीनों बहू घर के अंदर आती हैं, लेकिन उसकी 3 बहू में से एक बहू का रंग काला होता है और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी भी होती है। हे भगवान, देखो तो सही कितनी गर्मी है इस घर के अंदर। इतनी गर्मी में रहूंगी समझ ही नहीं आता। अरे अच्छा हुआ दहेज में एसी लेकर आई हूँ, वरना गर्मी के अंदर मरना पड़ता। अरे बहू, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं अभी लाला को बुलवा देती हूँ। अरे बेटा जल्दी जा, देख हमारी बहू कितने पसीने में भीगी हुई है। अरे लाला आएगा तो जल्दी से उसके कमरे में एसी लगा देगा, फिर मेरी प्यारी बहू एसी की आराम से हवा खाएगी। अंजना की बहू काव्या बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाती है, तो वहीं बेचारी उसकी दोनों गोरी बहू अपने दहेज में टेबल फैन और कूलर लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी अंजना उनकी कोई वैल्यू नहीं रखती। तुम दोनों क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ जाकर अंदर बैठ जाओ। लाइट नहीं है तो तुम्हें हाथ का पंखा मिल जाएगा, उसी से अपनी थोड़ी सी हवा कर लेना। लाला के आने के बाद तुम्हारे पंखे वगैरह भी तुम्हारे कमरे में लगवा दूंगी। ऐसा कहने के बाद अंजना अपनी बहू काव्या को प्यार से उसके कमरे में लेकर जाती है। कुछ देर में लाला आ जाता है और वो काव्या के कमरे में एसी फिट कर देता है। घर में जनरेटर भी था, लेकिन अंजना उस जनरेटर का इस्तेमाल केवल काव्या के एसी के लिए ही किया करती थी। अगर जनरेटर से बाकी की चीजें ऑन करी तो एसी नहीं चल पाएगा और मेरी बहू नाराज हो जाएगी। अरे लाला सुन, एक काम कर, जनरेटर का कनेक्शन केवल मेरी बहू काव्या के कमरे में ही देना। अंजना जनरेटर का कनेक्शन काव्या के कमरे में करवा देती है, जिससे काव्या बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। चलो गर्मी में तो नहीं मरना पड़ेगा। वैसे मैं आपके लिए ना कुछ साड़ियाँ लेकर आई थी, चलो आपको दिखा देती हूँ। बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। अंजना लालच में आकर काव्या के पास चली जाती है, जहां काव्या उसे महंगी महंगी साड़ियां दे देती है। ये सब देखने के बाद सुप्रिया और शीतल एक दूसरे से कहती हैं, आखिर माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम गरीब हैं और अपने दहेज में कूलर और पंखा ही लेकर आए हैं, तो इसका मतलब इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी सास इतनी लालची होगी मैंने तो सोचा ही नहीं था।
खैर अब कर भी क्या सकते हैं, हमें इस घर में कॉम्प्रोमाइज करते हुए जीना ही होगा। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं। हमारी शादी हो चुकी है, हम इस घर से जा भी नहीं सकते हैं कहीं। दोनों गरीब बहू अपनी काली देवरानी के आगे कुछ नहीं कर पाती। वहीं काव्या अपने एसी और दहेज में लेकर आने से घर के सभी सदस्यों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी काम करना नहीं आता। मेरे घर में इतने नौकर चाकर थे कि सारे काम अपने आप किया करते थे। मेरे काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अरे बहू, तो तू टेंशन किस बात की लेती है? तुझे इस घर में काम करने की जरूरत ही क्या है? अरे तू अपने कमरे में रहे, एसी की हवा खा, इससे ज्यादा और तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों है ना, ये दोनों अपने आप घर के सारे काम कर लेंगे। लेकिन माँ जी, इस घर में हम तीनों बहू एक समान है, तो इतना भेदभाव किस लिए? देखा तो सही कितनी जुबान चल रही है। अरे इस कैंची जैसी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रख, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा जाकर घर के काम कर। जरा भी शर्म नहीं है, अपनी सास से जुबान जोड़ी कर रही है। अंजना के इतना कहते ही शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद उसके पीछे पीछे सुप्रिया आती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, यही फर्क होता है अमीर और गरीब में। देखा ना, हमारे ससुराल में सभी लोग हमारी देवरानी का तो सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान कोई नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ अलग सोचना चाहिए जिससे हम अपना अधिकार इस घर में पा सकें। सुप्रिया ऐसा कहकर शीतल के कान में कुछ खुसफुसाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस आइडिया से तो हम दोनों अपनी वैल्यू इस घर में वापस ला सकते हैं। दोनों गोरी बहू के दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा होता है, जिसकी कल्पना घर के किसी भी सदस्य को नहीं होती। देखते ही देखते 1-2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के समय दोनों गोरी बहू घर के सभी सदस्यों के सोने के बाद छुपकर काव्या के कमरे में जाती हैं। बड़े आराम से सो रही है, लेकिन इसके बाद ये फिर कभी सो नहीं पाएगी। आज तो इसकी चैन की नींद का आखिरी दिन है। चलो अब समय बर्बाद मत करो, जो हमें करना है करके यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों काव्या का दहेज में लाया हुआ एसी खराब कर देती हैं और वहां से अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। जिसके बाद आधी रात को अपने आप एसी बंद हो जाता है और काव्या को अचानक से गर्मी लगने लगती है। काव्या जोर जोर से चिल्लाती है, माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझसे ये गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। बहुत गर्मी है। हाय हाय, कितने पसीने आ रहे हैं मुझे। काव्या की बातें सुनते ही अंजना नींद से जागती है और काव्या के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? इतनी रात में क्या दिक्कत आ गई तुझे? आप दिक्कत की बात कर रहे हो? दिक्कत ही दिक्कत है। देखो जरा, मेरा एसी भी नहीं चल रहा है। अब मैं रात भर कैसे सोऊंगी? जल्दी से लाला को बुलाओ और मेरा एसी ठीक करवाओ। देख बहू, इस समय तो लाला नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सवेरा होगा मैं लाला को बुलाकर तेरा एसी ठीक करवा दूंगी। अब तू भी थोड़ी देर आराम कर और हमें भी आराम करने दे। ऐसा कहकर अंजना नींद में चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। जैसे ही अगले दिन सवेरा होता है, अंजना लाला को बुलाती है, लेकिन एसी चेकआउट करने के बाद भी लाला अंजना से कहता है, ये एसी अब कभी नहीं चल सकता। इसके अंदर की सारी वायरिंग खराब हो चुकी है और अंदर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है। या तो अब आप नया एसी खरीद लो या फिर इसे किसी बड़े सर्विस सेंटर पर लेकर जाओ। ऐसा कहकर लाला वहां से चला जाता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी काव्या का एसी ठीक नहीं हो पाता, जिसके चलते उसे अच्छी कड़ी गर्मी का एहसास हो जाता है और वो गर्मी से बचने के लिए कभी शीतल के कमरे में जाकर बैठती तो कभी सुप्रिया के कमरे में। अपना ये हाल देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है, जिसके चलते वो अपनी जेठानियों से कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही आप सभी के ऊपर हुक्म चलाए और बहुत बुरा भला भी कहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं दहेज में एसी लेकर आई थी और वो बहुत जल्दी खराब भी हो गया। लेकिन देखो, आपके कमरे का पंखा और कूलर आराम से चल रहा है और आपने मुझे एक बार भी पंखे और कूलर को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें ये तो समझ आया कि गरीबी में गुजारा कैसे किया जाता है। हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब मन करे तुम यहाँ आकर हवा खा सकती हो, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ अपने दहेज का सामान शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है। तीनों बहू में एकता देख अंजना बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो कुछ दिन बाद काव्या का एसी ठीक करवा देती है। लेकिन अब काव्या का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो घर के सभी लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वहीं अंजना भी अपनी तीनों बहू को एक समान रखने लगती है।